तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट इज टर्म्ड एज नेशनल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट और जस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आपको बताना है नेशनल गवर्नमेंट हो गई, यूनियन गवर्नमेंट हो गई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गई, ये कौन सी फॉर्म की गवर्नमेंट होती है। तो इज इट अ स्टेट गवर्नमेंट, इज इट अ सेंट्रल गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट या विलेज गवर्नमेंट। तो ये तीनों तीनों जो फॉर्म है वो कौन सी गवर्नमेंट है, दे आर सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसमें बी ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में हिटलर्स डिटर्मिनेशन टू मेक जर्मनी इनटू अ माइटी पावर एंड हिज एम्बिशन ऑफ कनकरिंग ऑल ऑफ डैश। तो देखिए हिटलर का जो एम्बिशन था वो किस चीज़ को, कौन सी कॉन्टिनेंट को या किस कंट्री को कॉन्कर करना था, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो कॉन्टिनेंट की मेनली बात करी गई तो एशिया नहीं था, अफ्रीका भी नहीं था, यूरोप था। ठीक है, तो पूरा यूरोप जो है वो हिटलर क्या करना चाहता था, कॉन्कर करना चाहता था। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कहा गया, इन विच मंथ ऑफ 1945 जर्मनी सरेंडर टू एलाइज। ठीक है, तो जर्मनी हार गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो किस मंथ में, 1945 के किस मंथ में जर्मनी ने एलाइज के लिए एलाइज को सरेंडर कर दिया था, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, एलाइज जर्मनी के अगेंस्ट लड़ रहे थे, तो ये आपको बताना है किसके कौन से महीने में इन्होंने सरेंडर कर दिया था। तो ये सरेंडर किया था मई 1945 में। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन 4 में कहा गया हिटलर हिज प्रोपेगेंडा मिनिस्टर गिबल्स एंड हिज एंटायर फैमिली कमिटेड सुसाइड कलेक्टिवली इन हिज डैश इन बंकर इन अप्रैल। तो देखिए यहाँ पर बात करी गई दो लोग की, हिटलर की बात करी गई है और उसका प्रोपेगेंडा मिनिस्टर है जिसका नाम है गिबल्स। ठीक है, और उनकी जो एंटायर पूरी फैमिली थी उन लोग ने क्या किया था, सुसाइड कर लिया था। आपको बताना है जो सुसाइड किया था वो बंकर में एक सुसाइड किया था, अप्रैल में सुसाइड किया था, लेकिन कहाँ पर सुसाइड किया था, बंकर कहाँ पे था, आपको इस क्वेश्चन में बताना है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है बीजिंग, जो कि बिल्कुल ही गलत है। मॉस्को भी गलत है। इसका सही आंसर क्या है, बर्लिन इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कहा गया, 5 में कहा गया एट द एंड ऑफ वॉर एन इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल एट न्यूरेमबर्ग वॉज सेट अप टू प्रोसिक्यूट नाजी वॉर क्रिमिनल्स फॉर। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ था कि जब वॉर एंड हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 जब एंड हुआ, तो इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल एक बना। ठीक है, न्यूरेमबर्ग में बना था। और इसका काम क्या था, ठीक है, इसका काम ये था कि जो नाजी वॉर क्रिमिनल्स थे उनको मार देना, मतलब उनको डेथ पेनाल्टी देना। अब ये किस चीज़ के क्रिमिनल थे, तो फॉर क्राइम अगेंस्ट पीस, फॉर वॉर क्राइम्स, फॉर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो इसमें तीनों के तीनों इसके आंसर सही हो जाएंगे। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। तो क्रिमिनल्स किसके थे, तो दे वर द क्रिमिनल्स ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट पीस, वॉर क्राइम्स एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो इन तीनों के ही वो क्या थे, क्रिमिनल थे। उन्हीं को प्रोसिक्यूट करने के लिए एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल बना था। ठीक है, और ये कब की बात है, तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की बात है। नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट एलाइज। तो देखिए एलाइज के बारे में बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। पहला दिया गया द एलाइड पावर्स वर इनिशियली लेड बाय यूके एंड फ्रांस। तो जी देखिए जो एलाइड पावर्स थी जो जर्मनी के अगेंस्ट लड़ रही थी, वो सबसे पहले उनको लीड कौन कर रहा था, तो उनको लीड कर रहा था यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, और साथ ही साथ फ्रांस, से दोनों उनको लीड कर रहे थे। 1941 बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। 41 में क्या हुआ, दे वर जॉइंड बाई यूएसएसआर, मतलब जो आज रशिया है, और साथ ही साथ यूएसए, इन लोगों ने क्या कर लिया था 1941 में, एलाइड पावर्स को ज्वाइन कर लिया था। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। थर्ड में कहा गया है दे फॉट अगेंस्ट एक्सेस पावर। अब एक्सेस पावर कौन है, तो एक्सेस पावर है जर्मनी, इटली और जापान। तो ये मेनली एक्सेस पावर्स थी, इनके अगेंस्ट क्या करते थे, लड़े थे। कौन, एलाइज लड़े थे। ठीक है, तो ये तीनों जो स्टेटमेंट दिए गए हैं बिल्कुल करेक्ट है। तो इसमें कोई भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, मीन्स नन ऑफ दी अबव। ये याद रखिएगा कि एलाइड पावर्स में कौन कौन सी कंट्रीज है और एक्सेस पावर में कौन कौन सी कंट्रीज हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में कहा गया अंडर द शेडो ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर जर्मनी हैड वेज्ड अ जीनोसाइडल वॉर विच रिजल्टेड इन मास मर्डर ऑफ सेलेक्टेड ग्रुप्स ऑफ इनोसेंट सिविलियंस ऑफ डैश। तो देखिए मेन बात यहाँ पर करी गई है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, ठीक है, तो उसमें जर्मनी ने बहुत सारे लोगों को जिनोसाइड कर दिया था, मतलब बहुत सारे जो लोगों का कत्लेआम कर दिया था। विच रिजल्टेड इन मास मर्डर ऑफ सिलेक्टेड ग्रुप्स, और उसकी वजह से मास मर्डर हुआ था। सिलेक्टेड ग्रुप मतलब बहुत सारे इनोसेंट सिविलियंस का मर्डर हुआ था। बताना है ये इनोसेंट सिविलियंस कहाँ के थे। ठीक है, तो ये यूरोप के थे। तो यूरोप के सिविलियंस का बहुत ज़्यादा यहाँ पर कत्लेआम हुआ था, तो उसी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, लेकिन उससे पहले देख लीजिए कि कौन कौन कितनी डेथ हुई थी। तो सबसे पहली चीज़ ये याद रखनी है कि 6 मिलियन जो जीव्स थे
सबसे ज़्यादा जो डेथ हुई 6 मिलियन ज्यूज़ की डेथ हुई है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 60 लाख ज्यूज़ की डेथ हुई। टू लाख जिप्सीज़ जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्राइब है उनको मारा गया। 1 मिलियन पॉलिश मतलब पोलैंड के लोग थे, उनका आज कत्लेआम किया गया। 70,000 जर्मन्स भी उसमें मारे गए थे। ठीक है, और इसके साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बेगुनाह थे, जो इनोसेंट थे, उनका भी कत्लेआम हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया, हु अमंग द फॉलोइंग डिवाइज्ड एन अनप्रेसिडेंटेड मीन्स ऑफ किलिंग पीपल दैट इज बाय गैसिंग देम इन वेरियस किलिंग सेंटर्स लाइक ऑशविट्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बात करी गई है कि एक प्रोसेस है, मतलब एक ये कह सकते हैं कि एक तरीका है जिससे लोगों को मारा जाता था, और बाई गैसिंग देम मतलब उनमें गैस एक छोड़ दी जाती थी और उससे लोग क्या होते थे, मर जाते थे। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो तरीका है, किसने खोजा था? तो ये खोजा था नाजीज़ ने। ठीक है, तो नाजीज़ ये सब करते थे, मतलब जो जर्मन के लोग थे, ठीक है, जो हिटलर की आर्मी में थे, वो ये सब काम करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 में कहा गया, द नुरेम्बर्ग ट्राइब्यूनल सेंटेंस्ड ओनली 11 लीडिंग नाजीज टू डेथ। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट दिया बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रू। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, इसमें कहा गया, किलिंग ऑन लार्ज स्केल लीडिंग टू डिस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल इज कॉल्ड। देखिए, बहुत सारे लोग जब मारे जाते हैं जिसकी वजह से मतलब डिस्ट्रक्शन हो जाता है बहुत सारे लोगों का, या ऐसा कह सकते हैं पूरी जो सेक्शन होती है एक सोसाइटी की, उसी का ही डिस्ट्रक्शन हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड जीनोसाइड। ठीक है, जीनोसाइड को हिंदी में कहते हैं नरसंहार। ठीक है, तो इस तरीके से बी ऑप्शन जो होगा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर नॉट इंक्लूडेड इन एलाइज। अब आपको बताना है इनमें से कौन एलाइज में इंक्लूडेड नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है इंग्लैंड, सेकंड इज फ्रांस, थर्ड इज रशिया एंड फोर्थ इज जापान। ठीक है, तो एलाइज इसमें कौन नहीं है? तो जापान इसमें एलाइज में इंक्लूडेड नहीं था, वो क्योंकि एक्सेस पावर में था, मतलब वो जर्मन्स के साथ था। ठीक है, तो इंग्लैंड भी एलाइज में है, फ्रांस भी एलाइज में है, और रशिया भी एलाइज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। इसमें कहा गया, जर्मनी अ पावरफुल एम्पायर इन द अर्ली ईयर्स ऑफ 20th सेंचुरी फॉट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अलॉन्ग साइड द ऑस्ट्रियन एम्पायर एंड अगेंस्ट द एलाइज। देखिए, जर्मनी जो था उसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा, किसके साथ लड़ा? जो एलाइज थे, जिसमें इंग्लैंड आता है, फ्रांस आता है, रशिया आता है, इनके साथ लड़ा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, और कौन साथ था जर्मनी के? तो वो था ऑस्ट्रियन एम्पायर। अब आपको बताना है ये किस ईयर में लड़ा गया था। तो ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला है 1914 से 1918 तक ये चला है, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या कहा गया। 13 में कहा गया, जर्मनी मेड इनिशियल गेन्स बाय ऑक्यूपाइंग विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री। तो देखिए, जर्मनी इनिशियली जीत रहा था, और उसने कौन कौन सी कंट्रीज़ को जीत लिया था, ये आपको क्वेश्चन नंबर 13 में बताना है। तो इसने फ्रांस को भी जीत लिया था, और साथ ही साथ बेल्जियम को भी जीत लिया था, तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इसमें कहा गया, द एलाइज स्ट्रेंथेंड बाय द यूएस एंट्री इन 1917 1 डिफीटिंग जर्मनी एंड द सेंट्रल पावर्स इन नवंबर डैश। देखिए, जो एलाइज थे, ठीक है, एलाइज यूएस की एंट्री से क्या हो गए थे? मजबूत हो गए थे, और उसी वजह से 1917 के अबाउट ये वॉर एंड हो गया था। ये कह सकते हैं कि ये वॉर ये लोग जीत गए थे और जर्मनी को डिफीट कर दिया था। ठीक है, और जर्मनी को जो डिफीट किया था वो कब किया था? देखिए, यूएस की एंट्री कब हुई? 1917 में हुई, और जर्मनी को डिफीट कब किया? तो नवंबर, कौन सा आपसे ईयर पूछा गया है कि कौन से ईयर में डिफीट किया था? तो 1918 में डिफीट किया था। इसीलिए कहा जाता है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो 1914 से 1918 तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, यहाँ पर थोड़ी सी बात देखिए कही गई है, डिफीट ऑफ इंपीरियल जर्मनी एंड एब्डिकेशन ऑफ एम्परर गिव एन अपॉर्चुनिटी टू पार्लियामेंट्री पार्टीज टू रिकास्ट जर्मनी पॉलिटी। अब देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से हुआ क्या? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से हुआ ये कि जो एम्परर था वो भी चला गया, मतलब उसको भी ख़त्म कर दिया गया, और इससे जो पार्लियामेंट्री पार्टीज़ थी उनको जर्मनी की पॉलिटिक्स में घुसने का एक मौका मिला। ठीक है, क्योंकि वो चाह रहे थे कि अब यहाँ पे पार्लियामेंट मतलब डेमोक्रेसी की सरकार हो, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, और कोई भी एम्परर इस कंट्री का ना रहे। और इसी तरीके से एक नेशनल असेंबली मेट करती है, कहाँ पे मिलती है? वेमार में मिलती है, और एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का सेटअप यहाँ पर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे वोटिंग होती है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के हिसाब से यूनिवर्सल वोटिंग होती है। सारे एडल्ट्स जो कि जिसमें वुमेन भी इंक्लूडेड थी, सब लोग वोट देते हैं और सरकार को इलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया, क्वेश्चन नंबर 15 में, द पीस ट्रीटी एट डैश विद द एलाइज वाज अ हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग पीस। तो देखिए, जो पीस ट्रीटी हुई ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आपको समझना है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हुआ तो सबको पता था कि जो भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उसके पीछे जो कारण था वो मेन जर्मनी था।
ठीक है। तो जर्मनी के अगेंस्ट बहुत एक ख़राब ट्रीटी हुई, मतलब जिसमें जर्मनी को बहुत कुछ झेलना पड़ा, बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएशन हुआ, बहुत ज़्यादा इन पे टॉर्चर हुआ, तो ये सब चीज़ें हुई हैं। तो ये ट्रीटी कहाँ पे हुई थी? तो ट्रीटी एट वर्सेलिस इसका आंसर रहेगा। ठीक है, तो इसको ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 16। उससे पहले देख लेते हैं कि इफेक्ट्स क्या थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इफेक्ट जो थे बहुत ही ज़्यादा डिवास्टेटिंग थे, और साथ ही साथ अगर देखा जाए मतलब सारी कंट्रीज़ के लिए दिक्कत में थी। साइकोलॉजिकली इसने दिक्कत पैदा करी थी, फाइनेंशियली मतलब इतना ज़्यादा पैसा गोला बारूद में खर्च हो गया था कि फाइनेंशियल लॉस भी बहुत बड़ा हो गया था। पहले जो जर्मनी था वो क्रेडिटर, मतलब लोगों को पैसा देता था, कंट्रीज़ को पैसा देता था, और बाद में वो क्या हो गया, वो डेप्टर बन गया, मतलब वो पैसा लेने लग गया। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर बात करी गई है वेमार रिपब्लिक की, कि यहाँ पर वेमार रिपब्लिक का सेटअप हुआ। जो जितना भी पेमेंट था, मतलब जो भी इन लोग ने काम किए हैं जर्मन्स ने, उनका जो भी कंपनसेशन था वो कौन पे करेगा? वेमार रिपब्लिक ने पे करने की सोची। ठीक है। और वेमार रिपब्लिक पे बहुत बड़ा एक बर्डन आ गया, वॉर गिल्ट इनके ऊपर लगा दी गई कि जो जर्मन है उसने ही पूरा पूरा वॉर कराया है, नेशनल ह्यूमिलिएशन हुआ इनका, फाइनेंस पूरा ही पूरा ख़त्म हो गया, और इन लोग को कंपनसेशन देना ही पड़ा। किसको? वेमार रिपब्लिक को, मतलब जर्मन्स को। यहाँ पर बात करी गई है जो वेमार रिपब्लिक को सपोर्ट करते थे उनमें से मेन जो थे वो सोशलिस्ट थे, कैथोलिक्स थे, डेमोक्रेट्स थे, और वो आसान टारगेट बन गए। मतलब उनको उनको कौन टारगेट करने लग गया? कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट सर्कल जो थे वो इनको टारगेट करने लग गए। ठीक है। और इन्हीं को इसी इसी को क्या कहा गया, इस ट्रेजेडी को कहा गया है नवंबर क्रिमिनल्स। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, उससे पहले कुछ और बातें देख लीजिए। जर्मनी में एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है यहाँ पर, मतलब ये कह सकते हैं कि ओवरसीज़ कॉलोनीज़ जो थी जर्मनी की वो सब चली गई। 13% जो टेरिटरीज़ थी जर्मनी की वो सब चली गई, दूसरों के हाथों में चली गई। 75% जो आयरन के रिजर्व्स थे वो भी चले गए। 26% कोल के रिजर्व्स थे जो कि फ्रांस ने ले लिए, पोलैंड ने ले लिए, डेनमार्क ने ले लिए, लिथुनिया ने ले लिए। ठीक है। जो एलाइड पावर्स थी उन्होंने क्या कर दिया, जर्मनी की जितनी भी मिलिट्री थी उनको ख़त्म कर दिया, जिससे जर्मनी क्या हो गई, बहुत ही ज़्यादा वीक हो गई। अब यहाँ पर जितनी भी चीज़ें थी, देखिए कंपनसेशन कितना पे करना था जर्मनी को, 6 बिलियन पाउंड का कंपनसेशन पे करना था, और ये उस ज़माने में बहुत ही बड़ा एक अमाउंट हुआ करता था, जिससे जर्मनी क्या हो गया था, पूरा गरीब हो गया था। अब यहाँ पर देखिए एक और बात करी गई कि जो एलाइड आर्मीज़ थी उन लोग ने क्या कर लिया, रिसोर्स रिच जो पहले राइनलैंड जो कि पहले जर्मनी का पार्ट होता था उसको भी ले लिया था। ठीक है। अब यहाँ पर एक और बात करी गई है, यहाँ पर बात करी गई है कि ज़्यादातर जर्मन्स क्या फील कर रहे थे, उनको ये लग रहा था कि जो वेमार रिपब्लिक है, ठीक है, उसने सिर्फ डिफीट, जो वॉर में डिफीट हुई वही एक रीज़न नहीं रहा। मतलब जो वेमार रिपब्लिक है वो वॉर में डिफीट का रीज़न था, और साथ ही साथ जो वर्सेलियस में जो ट्रीटी हुई है उसमें जो बेइज्जती हुई है उसके पीछे भी कौन था, उसके पीछे भी वेमार रिपब्लिक था, ऐसा लोगों को लगने लग गया जर्मन्स के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इसमें कहा गया दोज हु सपोर्टेड द वेमार रिपब्लिक मेनली सोशलिस्ट, कैथोलिक्स एंड डेमोक्रेट्स became easy targets of the attacks in conservative nationalist circle. They were mockingly called, तो इनको क्या कहा गया था, इनको कहा गया था नवंबर क्रिमिनल्स। तो अभी हम लोग ने इसके बारे में चर्चा करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है द बर्थ ऑफ वेमार रिपब्लिक coincided with the revolutionary uprising of Spartacist लीग ऑन द पैटर्न ऑफ बोल्शेविक रिवोल्यूशन इन डैश। तो बोल्शेविक रिवोल्यूशन के साथ वेमार रिपब्लिक जो है, जिस दिन ये कह सकते हैं कि जिस ईयर में वेमार रिपब्लिक आया तभी बोल्शेविक रिवोल्यूशन कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, रशिया में स्टार्ट हुआ था। तो इसमें सी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए कहा गया आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग दी फॉलोइंग। अब आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है इनमें से कौन सा है। ठीक है। तो देखिए फर्स्ट में कहा गया था पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर इन बर्लिन वॉज चार्ज विद डिमांड्स फॉर सोवियत स्टाइल गवर्नेंस, बिल्कुल सही है। सेकंड में कहा गया दोज हु अपोज्ड दिस सच एज द सोशलिस्ट, डेमोक्रेट्स एंड कैथोलिस्ट मेट इन वेमार टू गिव शेप टू डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये भी सही है। थर्ड में कहा गया द वेमार रिपब्लिक क्रश द अपराइजिंग विद द हेल्प ऑफ वॉर वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड फ्री कॉप्स, ये भी सही है। तो इसमें जो तीनों स्टेटमेंट है बिल्कुल सही दिए गए हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है द एंग्विश स्पार्टिसिस्ट लेटर फाउंडेड द डैश पार्टी ऑफ जर्मनी। तो देखिए जो बहुत ज़्यादा गुस्से में स्पार्टिसिस्ट लोग थे उन लोग ने एक पार्टी फाउंड करी, और उस पार्टी का नाम क्या था ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो उस पार्टी का नाम था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन वॉज ओनली हाइटेंड बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ डैश। तो जो इकोनॉमिक क्राइसिस आई हैं वो कब की आई हैं, जिसकी वजह से पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन, मतलब ये समझ सकते हैं हम लोग कि पॉलिटिकल एक टेररिज्म स्टार्ट हो गया था, ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया था।
तो ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ कब की है ये आपको बताना है, तो ये है 1923 की। तो इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1923 की यहाँ पर बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 में कहा गया है जर्मनी हैड फॉट दी वॉर लार्जली ऑन लोन्स एंड हैड टू पे वॉर रिपरेशंस इन डैश। तो देखिए जो जर्मन थे उनके पास बहुत पैसा तो था नहीं, तो उन लोग ने क्या किया, उन लोग ने जो लड़ाई लड़ी है वो कहीं ना कहीं लोन्स के उस पर लड़ी है, लोगों से, कंट्रीज से लोन्स लिया, उस पर लड़ाई करी। और जो पैसा देना था इनको, क्योंकि उनके पास कुछ था नहीं, तो उन लोगों ने पैसा किस उससे दिया, तो जो पैसा था उसका रीपेमेंट इन लोग ने गोल्ड से किया है। ठीक है, मतलब जिस जिस कंट्री का उन्होंने पैसा लिया था उस कंट्री को इन लोग ने अपने गोल्ड दे दिए। तो जिससे हुआ क्या, जिससे जर्मनी और ज़्यादा गरीब हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। देखिए कहा गया इन 1923 व्हेन जर्मनी रिफ्यूज टू पे डेप्ट। अब देखिए 1923 में एक बार ऐसा भी हुआ कि जर्मनी बिल्कुल मना कर दिया कि हमारे पास पैसा नहीं बचा है, हम आगे आपका कोई भी लोन नहीं चुका पाएंगे। हु ऑक्यूपाइड इट्स लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया। तो उसमें हुआ क्या कि एक कंट्री ने इनका जो इंडस्ट्रियल एरिया था रर नाम का, उसको ऑक्यूपाई कर लिया और वहाँ का जितना भी कोल डिपॉजिट्स थे उसको अपने कंट्रोल में ले लिया। आपको बताना है वो कंट्री कौन सी थी जिसने ऐसा किया था। तो जो कंट्री थी वो कौन सी, फ्रांस कंट्री थी, मतलब फ्रेंच ने ऐसा किया था। नेक्स्ट पे आएंगे। अब यहाँ पर उससे पहले थोड़ी सी बातें देख लेते हैं कि क्या इकोनॉमिक चेंजेस थे जो जर्मन्स ने किए थे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, मतलब वो ये चाह रहे थे कि इकॉनमी स्टेबल हो जाए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, तो ऐसे कौन से यहाँ पर चेंजेस किए गए थे। तो देखिए सबसे पहला इनको ये लगा कि लोगों के पास क्योंकि पैसा ख़त्म हो गया था, तो जर्मन्स ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, जर्मन गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। इन लोग ने बहुत तेज़ी से प्रिंटेड पेपर की करेंसी चला दी और उसको बहुत ज़्यादा प्रिंट कराने लग गए। अब जब प्रिंट कराने लगे तो हुआ क्या कि जो मनी था, ठीक है, जो मनी सर्कुलेशन में आया, जो कागज़ का ये कह सकते हैं पैसा जो सर्कुलेशन में आया, उसका प्राइस इतना फेल हो गया कि ये जो मनी थी वो बिल्कुल ही बेकार हो गई। ये कह सकते हैं कि जैसे एक मान लीजिए 10 रुपये का ब्रेड भी लेना था तो उस समय 10,000 का मिलने लग गया था, ये स्थिति हो गई थी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो प्राइस था उस मनी का, जो प्राइस था वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा गिर गया था। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल भी दिया गया है। अप्रैल की बात अगर करी जाए तो यूएस डॉलर जो था वो 24,000 मार्क के बराबर था। मार्क वहाँ की करेंसी हुआ करती थी। तो एक यूएस डॉलर अप्रैल में कितने का था, 24,000 मार्क के बराबर का था। जुलाई में उसकी कीमत देखिए कितनी घट गई और वो कितना हो गया कि एक यूएस डॉलर 3,53,000 मार्क का हो गया। अगस्त में आते आते इतना ज़्यादा हो गया, और साथ ही साथ दिसंबर में अगर देखें, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 6 महीने बाद देखा जाए, 7-8 महीने बाद देखा है, तो उसकी वैल्यू कितनी बिल्कुल ही डाउन हो गई। ठीक है, अब हुआ क्या, इससे हुआ ये कि जब ये वैल्यू इतनी गिरने लग गई इस करेंसी की, जर्मन करेंसी की, तो जो गुड्स के प्राइजेस थे वो अचानक से बिल्कुल कम हो गए, बहुत ज़्यादा बढ़ गए, कम नहीं हो गए, क्योंकि करेंसी गिरी। तो जो गुड्स थे, मतलब कोई भी चीज़ अगर ख़रीदनी होती थी, लोगों को पूरा झोला भर भर के, या ये कह सकते हैं बोरी भर भर के पैसा लेके जाना पड़ता था। तो ये सब कहीं ना कहीं इकोनॉमिक चेंजेस देखने को मिले थे, और ये कुछ ना कुछ इन लोग ने किया था। मतलब इस तरीके की जो चीज़ें करी कि प्रिंटेड पेपर जो इन लोगों ने प्रिंट कर दिए, उसकी वजह से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तो नहीं आई, इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी ज़रूर आ गई। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। द इमेजेस ऑफ जर्मन कैरिंग कार्ड लोड्स ऑफ करेंसी नोट्स टू बाय अ लीफ ऑफ ब्रेड। देखिए यहाँ पे दिया भी गया है कि पूरा पूरा भर भर के बोरियां लेके आनी पड़ती थी करेंसी नोट्स की, अगर एक ब्रेड भी खरीदनी होती थी तब भी। ठीक है, मतलब एक छोटा सा अगर कोई भी सामान खरीदना होता था तो उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा लाना पड़ता था। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा फिर स्प्रेड हुआ, ये जो न्यूज़ थी या ये जो फ़ोटोज़ थी इसकी बहुत ज़्यादा पूरी कंट्रीज़ में स्प्रेड होती हैं, जिससे वर्ल्ड वाइड सिंपैथी भी मिलती है जर्मन्स को। और इस क्राइसिस को क्या कहा गया, तो इस क्राइसिस को कहा जाता है हाइपर इन्फ्लेशन। तो हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है, जहाँ पर गुड्स का प्राइस अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, दैट कंडीशन इज कॉल्ड हाइपर इन्फ्लेशन। देखिए यहाँ पर दिया भी गया है अगले क्वेश्चन में, अ सिचुएशन व्हेन प्राइस राइज फिनोमिनली हाई। तो इसमें हाई ऑप्शन हो जाएगा कि हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है, जब जो भी गुड्स हैं उसके प्राइसेस बहुत तेज़ी से बढ़ जाएँ तो उसको कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, विच कंट्री इंटरवीन्ड एंड बेल्ड जर्मनी आउट ऑफ द क्राइसिस बाय इंट्रोड्यूसिंग द डर्स प्लान विच रीवर्कड द टर्म्स ऑफ रिपरेशन टू ईज द फाइनेंशियल बर्डन ऑन जर्मन्स। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी ऐसी कंट्री थी जिसने जर्मन की थोड़ी सी हेल्प करने की कोशिश करी थी, और जर्मन को जो क्राइसिस थी, जर्मन में इकोनॉमिक जो क्राइसिस आ गई थी, उससे बाहर निकालने की कोशिश करी, डर्स प्लान एक बनाया। ठीक है, तो उस कंट्री का नाम क्या है, तो वो है अमेरिका। तो अमेरिका ने ऐसा किया था जर्मन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26। इसमें देखिए क्या कहा गया, जर्मन इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिकवरी वर टोटली डिपेंडेंट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स लार्जली फ्रॉम यूएसए। अब देखिए जो जर्मन इन्वेस्टमेंट था, ये कह सकते हैं जर्मनी अपनी रिकवरी करने की कोशिश कर रही थी,
किसके दम पे रिकवरी करने की कोशिश कर रही थी? तो जो शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड किए थे यूएसए ने, उसके उस पे रिकवरी करने की कोशिश कर रही थी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 27, इन विच ईयर सपोर्ट ऑफ यूएस। अब देखिए एक टाइम ऐसा भी आया कि जो यूएस था, जो हेल्प करना चाह रहा था जर्मनी की, उसने भी अपने हाथ पीछे कर लिए। क्यों पीछे कर लिए? क्योंकि वहाँ का जो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज था, मतलब लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज था, वो बहुत तेज़ी से क्रैश कर दिया गया, मतलब वो बहुत ज़्यादा गिर गया था। तो इससे यूएस का बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था। तो वो कब की बात है? तो ये 1929 की बात है। तो 1929 में यूएस ने भी अपना हाथ पीछे कर लिया था और कह दिया था हम जर्मनी को सपोर्ट आगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास भी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा आ गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया? ऑन विच डेट 13 मिलियन शेयर्स वर सोल्ड विच लेड टू स्टार्ट ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। देखिए सिंगल डे की बात करी गई है। एक दिन में शेयर इतने गिर गए कि लोगों ने 13 मिलियन शेयर्स एक ही दिन में बेच दिए, और यहाँ से स्टार्ट हुआ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, जो कि मेनली यूएसए में स्प्रेड हुआ। और ये बताना है किस दिन की बात है, मतलब मेनली आपको क्या बताना है? डे बताना है। ठीक है, तो ये डे कौन सा है? तो ये डे है 24 अक्टूबर। ठीक है, तो 24 अक्टूबर वो दिन है। नेक्स्ट पे आते हैं 29 देखते हैं। इन विच कंट्री वॉज द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज द वर्ल्ड बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड। ठीक है, तो आपको बताना है वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है यूएसए में। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए क्या कहा गया? विद इन इट्स शॉर्ट लाइफ द वीमार रिपब्लिक सॉ 20 डिफरेंट कैबिनेट्स लास्टिंग ऑन एन एवरेज ऑफ 239 डेज एंड अ लिबरल यूज ऑफ विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए बहुत तेज़ी से इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को बार बार बदला, एक लिबरल यूज़ किया उसको, और वो कॉन्स्टिट्यूशन कौन था? आर्टिकल 48 था। ठीक है, और यहाँ पे ये भी आपको समझना है कि जो वेमार रिपब्लिक थी वो कुछ इस तरीके से बन रही थी, मतलब उसमें जो भी कैबिनेट आ रही थी वो बहुत ही कम दिनों के लिए आ रही थी। एवरेज अगर देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 239 डेज़ का ही सिर्फ रह जाता था, मतलब एक साल भी कोई भी कैबिनेट नहीं रुक पाती थी, ऐसे आप समझ सकते हैं। ठीक है, और आर्टिकल 48 का इन लोगों ने बहुत ज़्यादा लिबरल यूज़ किया है, ये भी आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कहा गया? पीपल ऑफ जर्मनी लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द डैश पार्लियामेंट्री सिस्टम विच सीम टू ऑफर नो सोल्यूशन। देखिए जब वेमार रिपब्लिक फेल हो गई तो जर्मन के जो लोग थे उनको क्या लगा कि जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो हमको कोई भी सोल्यूशन नहीं दे पा रहा है, हमारा डेवलपमेंट नहीं कर पा रहा है। तो कैसा पार्लियामेंट सिस्टम था उस समय? तो डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट सिस्टम था। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 32 में क्या क्या कहा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन 32 में कहा गया है प्रोलिटेरियनाइजेशन मीन्स टू बिकम इम्पावरिज्ड टू द लेवल ऑफ डैश। तो किस लेवल तक इम्पावरिश होना होता है? तो वर्किंग क्लास लेवल तक यहाँ पर बात करी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे 33 में क्या कहा गया है? हिटलर वॉज बॉर्न इन 1899 एट डैश एंड स्पेंट हिज यूथ इन पावर्टी। तो हिटलर का बर्थ कब हुआ? 1889 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था ऑस्ट्रिया में। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा, जो इन्होंने अपना बचपन, या ये कह सकते हैं कि जो यूथ टाइम तो जो था, इन्होंने बहुत ज़्यादा पॉवर्टी में बिताया, मतलब बहुत ज़्यादा गरीबी में इन्होंने अपना यूथ बिताया है। नेक्स्ट में कहा गया व्हेन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट हिटलर इनरोल्ड फॉर द आर्मी, एक्टेड एज अ मैसेंजर इन द फ्रंट, बिकेम अ कॉर्पोरल एंड अर्न मेडल्स फॉर ब्रेवरी। तो देखिए जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो कहीं ना कहीं हिटलर बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किए हैं। ठीक है, उस आर्मी में, मतलब ये जो जर्मन की आर्मी थी उसमें पार्टिसिपेट किया था हिटलर। एक मैसेंजर की तरह उसने काम किया था, कॉर्पोरल बना बाद में, और बहुत सारे फिर मेडल्स भी जीते ब्रेवरी के लिए। तो जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही दिया गया, तो इसमें ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं 35 में क्या कहा गया? इन विच ईयर हिटलर जॉइंड अ स्मॉल ग्रुप कॉल्ड जर्मन्स वर्कर पार्टी। तो जर्मन्स वर्कर पार्टी हिटलर ने कब ज्वाइन किया था, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो 1919 में ज्वाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कहा गया? हिटलर सब्सिक्वेंटली टुक ओवर द ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए जर्मन वर्कर पार्टी जो थी उसको बाद में हिटलर ने पूरा ले लिया था, और इसका नाम बदल दिया था, और बाद में इसका नाम नाजी हो गया था। ठीक है, हालांकि बाद में नाजी हुआ था, लेकिन उससे पहले इसका नाम क्या था ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो इसका जो नाम बाद में रखा गया था वो क्या रखा गया था? नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रखा गया था। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं 37 में, देखिए क्या कहा गया? इन विच ईयर हिटलर प्लान टू सीज कंट्रोल ऑफ बवारिया। तो बवारिया की बात अगर करी जाए, ठीक है, तो हिटलर ने कब प्लान किया था कि पूरा पूरा कंट्रोल कर लेगा बवारिया पे, फिर बर्लिन जाएगा और वहाँ पर वो कैप्चर कर लेगा पूरी पावर को। ठीक है, ही फेल्ड वॉज अरेस्टेड राइट फॉर ट्रेजन एंड लेटर रिलीज्ड। ठीक है, बाद में वो फेल हुआ और फिर उसको जेल में भी भेज दिया गया था। तो ये कब की बात है? तो ये बात है 1923 की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया व्हाट बिकेम मास मूवमेंट ड्यूरिंग ग्रेट डिप्रेशन।
तो ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे कौन सा ऐसा मूवमेंट था, कौन सी ऐसी चीज़ थी जो मास मूवमेंट के फॉर्म में आई? ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है सोशलिज्म, सेकंड ऑप्शन दिया है नाजिज्म, थर्ड ऑप्शन दिया है कंजर्वेटिज्म और फोर्थ ऑप्शन दिया है रिपब्लिकन। तो जो मास मूवमेंट बना एट द टाइम ऑफ ग्रेट डिप्रेशन वो क्या था? तो वो था आपका नाजिज्म। ठीक है, और नाजी जो थी वही पार्टी थी किसकी? हिटलर की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। इन 1928 द नाजी पार्टी गॉट व्हाट परसेंट वोट्स इन रीस्टैग द जर्मन पार्लियामेंट? तो देखिए जर्मन पार्लियामेंट को कहते क्या है? तो पहले याद रखिए रीचस्टैग कहते हैं। और साथ ही साथ क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि 1928 में जो नाजी पार्टी थी उसको कितने परसेंट वोट मिले थे जर्मन के पार्लियामेंट में? तो जो वोट्स मिले थे परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो वो थे अप्रॉक्सीमेटली 2.6% वोट थे। तो सोचिए कितने कम वोट थे 1928 में, और धीरे धीरे करके ये पार्टी मेजॉरिटी में आ गई। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा गया बाय विच ईयर नाजी हैड बिकम द लार्जेस्ट पार्टी? देखिए लार्जेस्ट पार्टी बन गई नाजी पार्टी। अब आपको बताना है किस ईयर में बनी थी। तो 37% वोट्स मिले थे, और ये किस ईयर में मिले थे? तो ये मिले थे 1932 में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 है, इसमें कहा गया व्हाट रेफर्स टू द स्पेसिफिक टाइप ऑफ मैसेज डायरेक्टली एम्ड एट इन्फ्लुएंसिंग द ओपिनियन ऑफ पीपल? तो देखिए यहाँ पर कौन सा ऐसा एक स्पेसिफिक मैसेज है जो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है लोगों के ओपिनियन को? ठीक है, और किसके थ्रू ये मैसेज किया जाता है? थ्रू पोस्टर्स, पोस्टर के थ्रू किया जा सकता है, फिल्म्स के थ्रू किया जा सकता है, स्पीचेस के थ्रू किया जा सकता है। तो ये इसको कहते क्या है? तो दिस इज कॉल्ड प्रोपोगेंडा। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में ट्रू और फॉल्स बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है द रेड बैनर्स विद स्वास्तिक, द नाजी सल्यूट एंड द रिचुअलाइज्ड राउंड्स ऑफ अप्लॉज आफ्टर द स्पीचेस वर ऑल पार्ट ऑफ स्पेक्टिकल ऑफ पावर। तो देखिए जो स्पेक्टिकल ऑफ पावर है मतलब यहाँ पे नाजी पार्टी की बात करी गई है, और जो ऊपर प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं जैसे रेड बैनर है, स्वास्तिक, आप लोग ने देखा होगा जो झंडा है उस पर स्वास्तिक का सिंबल बना हुआ है नाजी पार्टी का। नाजी सल्यूट बिल्कुल अलग तरीके का होता था जिसमें हाथ बिल्कुल सीधे रखते थे प्लेज के फॉर्म में। तो ये सब प्रॉपर्टीज़ थी और ये कहीं ना कहीं पावर दिखाती थी नाजी पार्टी की। तो ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। तो दिस स्टेटमेंट इज टोटली ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया, क्वेश्चन नंबर 43 है, whom did Germans considered a messiah, a savior as someone who arrived to deliver people from their distress? तो देखिए लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। तो जर्मन जितने भी थे उनको लगा कि यही एक पर्सन है जो हमारे लिए मसीहा बन के आया है, सेवियर बन के आया है, और जो हमारे जो भी कष्ट हैं उनको दूर करेगा। तो ये किसके बारे में बात हो रही है? ये बात हो रही है हिटलर के बारे में। तो इसमें ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 में कहा गया ऑन 30th जनवरी प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ऑफर द चांसलरशिप द हाईएस्ट पोजीशन द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर टू हिटलर। देखिए जो 30 जनवरी आपको ईयर बताना है कि कब चांसलरशिप मिली थी हिटलर को, ये आपको बताना, और किसने दी थी? जो प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग थे उन्होंने चांसलरशिप दी है हिटलर को। तो ये कब दी है? तो ये दी है 1933 में, मतलब 30 जनवरी 1933 को हिटलर क्या बन गया था? चांसलर बन गया था जर्मनी का। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कहा गया? ऑन 3 मार्च 1933 द फेमस इनेबलिंग एक्ट वॉज पास्ड विच एस्टैब्लिश डैश इन जर्मनी। तो देखिए एक इनेबलिंग एक्ट पास किया गया था जर्मनी में। कब पास किया गया था? 3 मार्च 1933 में पास किया था। और इस एक्ट के थ्रू जो जर्मनी थी वो क्या बन गई थी? तो वो बन गई थी, उसमें एक डिक्टेटरशिप आ गई थी। ठीक है, तो वहाँ पर डिक्टेटरशिप का सेटअप हो गया था। तो डिक्टेटर बन गया था जहाँ पर हिटलर, तो डिक्टेटरशिप वहाँ पर आ गई थी। तो जर्मनी में क्या आ गई थी? डिक्टेटरशिप आ गई थी। तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट वर द आउटकम्स ऑफ जर्मनी आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो क्या क्या आउटकम्स थे जर्मनी के? तो जर्मनी के अगर आउटकम्स देखें तो कई सारे तो अभी हमने आउटकम्स देखे थे, लेकिन उनके अलावा कुछ और आउटकम्स हैं कि यहाँ पर हिटलर का एक बहुत बड़ा रोल आ जाता है। ठीक है, और ये क्या करता है? पार्लियामेंट को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। ठीक है, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी सब पे बैन लग गया था, सिर्फ एक पार्टी अब रह गई थी, और वो कौन सी थी? हिटलर की पार्टी थी जिसका नाम था नाजी पार्टी। ठीक है, द स्टेट एस्टैब्लिश्ड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इकॉनमी, मीडिया, आर्मी एंड जुडिशरी। मतलब जो स्टेट थी, स्टेट को ये कह सकते हैं एक तरीके से हिटलर। तो हिटलर पूरा कंट्रोल करता था किस पे? इकॉनमी पे, मीडिया पे, मतलब कोई भी न्यूज़ ना जर्मनी के बाहर निकल सकती है और ना ही कोई ऐसे ही पब्लिश कर सकता है जर्मनी के बाहर किसी भी न्यूज़ को। ठीक है, तो यहाँ पर आर्मी पे भी पूरा कंट्रोल स्टेट का ही था, ये कह सकते हैं हिटलर का ही था, गवर्नमेंट का ही था, और साथ ही साथ जुडिशरी पे भी पूरा कंट्रोल हिटलर का ही हो गया था। और देखते हैं और क्या क्या चीज़ें थी। तो देखिए स्पेशल सर्विलांस एंड सिक्योरिटी फोर्सेज वर क्रिएटेड। तो कुछ स्पेशल सर्विलांस टाइप की सिक्योरिटी फोर्सेस थी, कुछ और तरीके की सिक्योरिटी फोर्सेस थी, उनको क्रिएट किया गया था जिससे सोसाइटी को क्या किया जाए?
कंट्रोल किया जाए और सोसाइटी को एक इस तरीके से मोल्ड कर दिया जाए कि वो नाजी पार्टी को हमेशा लाइक करें, ठीक है, मतलब जिससे नाजी पार्टी जो चाहती थी वो उस सोसाइटी के लोगों से करवा सके। अपार्ट फ्रॉम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेगुलर पुलिस, अब देखिए जो रेगुलर पुलिस होती थी उसके पास ग्रीन यूनिफॉर्म होती थी, ठीक है, इसके अलावा स्टॉर्म ट्रूपर्स और रखे गए, ठीक है, जिसमें गेस्टापो सीक्रेट स्टेट पुलिस स्टेशंस होते थे, सीक्रेट स्टेट पुलिस होती थी जिसको गेस्टापो कहा गया, ठीक है, प्रोटेक्शन स्क्वाड्स होते थे, क्रिमिनल पुलिस होती थी और सिक्योरिटी सर्विस भी होती थी। मतलब कुछ और नई नई चीज़ें यहाँ पर इस्टेब्लिश की गई थी अपार्ट फ्रॉम रेगुलर पुलिस, ठीक है। और देखिए जो यहाँ पर नई पुलिस और जो नई सिक्योरिटी फोर्सेस आई थी उनके पास कुछ ऐसे पावर्स दे दिए गए थे, कुछ ऐसी मतलब ताकतें दे दी गई थी जिसकी वजह से ये जो नई पुलिस थी या कह सकते हैं नई सिक्योरिटी फोर्सेस थी, इन लोग को एक ऐसा मतलब ऐसी ऐसी पावर्स दी गई जिससे ये लोगों पे अत्याचार करने लग गए और जो स्टेट था वो पूरा पूरा कैसा हो गया, क्रिमिनल स्टेट के फॉर्म में हो गया। मतलब ये जो पुलिस थी वो किस फॉर्म में आ गई, क्रिमिनल के फॉर्म में बन चुकी थी, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक और बात दी गई है, पुलिस कुड नाउ बी डिटेन्ड इन गेस्टापो टॉर्चर चैम्बर्स। तो टॉर्चर चैम्बर्स होते थे गेस्टापो टाइप के, ठीक है, तो गेस्टापो टॉर्चर चैम्बर्स होते थे, यहाँ पर लोगों को रख दिया जाता था, मतलब कोई सुनवाई नहीं होती थी, ठीक है, फिर इनको कंसंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया जाता था। यहाँ पर कोई भी लीगल प्रोसीजर से लोग फॉलो नहीं कर सकते थे, मतलब जो बेगुनाह भी होता था उसके साथ भी कड़ी से कड़ी सज़ा उसको दी जा सकती है। वो डिपेंड किस पे करता था, वो पूरा पूरा सिक्योरिटी फोर्सेस पे डिपेंड करता था, ठीक है। तो वो बहुत ही ख़राब तरीके से रूल कर रहे थे, मतलब कोई भी वहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं रह गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 46, देखिए इसमें कहा गया कंसीडर द टू स्टेटमेंट्स अबाउट कंसंट्रेशन कैंप्स ऑफ जर्मन्स। तो जर्मन्स के जो कंसंट्रेशन कैंप्स थे उसके बारे में दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया कैंप वेयर पीपल वर आइसोलेटेड एंड डिटेन विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंसंट्रेशन कैंप, बिल्कुल सही है। सेकेंड में कहा गया टिपिकली इट वॉज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रीफाइड बार्ब्ड वायर फेंस। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो हैं ये बिल्कुल सही है, मतलब वहाँ से कोई भी निकल नहीं सकता था क्योंकि वहाँ पे कटीले तार लगाए जाते थे और इलेक्ट्रीफाइड होते थे, मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो होती थी। तो इसमें दोनों ही ऑप्शन सही है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दैट बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। तो ये प्रॉपर्टीज़ किसकी हैं, कंसंट्रेशन कैंप्स की हैं जो कि जर्मनी में सेटअप थे। यहाँ पर एक और चीज़ की बात करते जाते हैं हम लोग कि जब इकॉनमी बहुत ज़्यादा डाउन हुई तो क्या हुआ कि हिटलर ने एक पर्सन को असाइन किया था इकॉनमिक रिकवरी के लिए, और वो इकॉनमिस्ट कौन थे, ठीक है, तो वो जालमार शास थे, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि अब वो पूरी एम्प्लॉयमेंट पूरा प्रोडक्शन अच्छे से कर देंगे और ये है कि जर्मनी को इकॉनमिक रिलीफ देंगे, मतलब जो इकॉनमी का क्राइसिस चल रहा है उससे मुक्ति दे देंगे। हालांकि बाद में हिटलर ने इनको हटा दिया था, अभी हम लोग देखेंगे इसको। तो देखिए 47 में क्या कहा गया, आपको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। फर्स्ट दिया गया हिटलर पुल्ड आउट ऑफ द लीग ऑफ नेशंस इन 1933, बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, ठीक है। बी ऑप्शन दिया ही ऑक्युपाइड राइनलैंड इन 1936। तो देखिए राइनलैंड पे जिस पे कब्जा कर लिया था पहले लोगों ने, बाद में हिटलर ने उसको खुद कब्जा कर लिया 1936 में। ही इंटीग्रेटेड ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी इन 1938 अंडर द स्लोगन वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर, ठीक है। तो इसने इंटीग्रेट कर लिया था ऑस्ट्रिया को भी 1938 में, और जो स्लोगन इसने दिया वो क्या दिया था, वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर, ठीक है। अब यहाँ पर 47th देखिए इसमें क्या कहा गया, ही देन वेंट ऑन टू रेस्ट जर्मनी स्पीकिंग सडेंटलैंड एंड चिकोस्लोवाकिया एंड गॉबल्ड अप द एंटायर कंट्री। तो धीरे धीरे करके सडेंटलैंड पे भी कब्जा किया, चिकोस्लोवाकिया भी कब्जा किया और पूरी पूरी सारी जितनी भी कंट्रीज उसको मिलती आ रही थी सब पे कब्जा करता जा रहा था। तो इसमें कोई भी स्टेटमेंट फिलहाल सही नहीं है, तो इसमें नन ऑफ दी अबव आ जाएगा आंसर, NOTA नोटा, ठीक है, मतलब कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है, कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, सारे के सारे स्टेटमेंट क्या हैं, करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48 में क्या कहा गया, शार्ट हैज़ एडवाइज हिटलर अगेंस्ट इन्वेस्टिंग ह्यूजली। अब देखिए हिटलर बहुत ज़्यादा पैसा और बात कर रहा था, तो शार्ट ने क्या कहा, जिसको इकोनॉमिक एडवाइज़र एक तरीके से रखा था, तो उन्होंने कहा कि अगर आप इतना पैसा इसमें बर्बाद करेंगे तो कभी भी हम लोग जो फाइनेंस में क्राइसिस है उसको कभी भी दूर नहीं कर पाएंगे। आपको बताना है किसमें बहुत ज़्यादा पैसा हिटलर बर्बाद कर रहा था, ये वो था रीआर्मामेंट, मतलब वो जो बहुत ज़्यादा पैसा वो आर्मी में सब चीज़ों में लगा रहा था, गोला बारूद में लगा रहा था, क्योंकि उसका मेन एम क्या था, यूरोप पे कैप्चर करना, यूरोप पे कब्जा करना। और शार्ट ये चीज़ जानता नहीं था, तो शार्ट को ये लग रहा था कि अगर ये चीज़ लगातार होती रहेगी, रीआर्मामेंट में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता रहेगा, तो फाइनेंशियल जो क्राइसिस चल रही है वो कभी भी ख़त्म नहीं हो पाएगी। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं 49 देखते हैं। इन सितंबर 1939 जर्मनी इन्वेडेड विच कंट्री दैट स्टार्टेड अ वॉर विद फ्रांस एंड इंग्लैंड।
तो देखिए सितंबर 1939 में जर्मनी ने एक कंट्री को इन्वेड कर दिया था, कह सकते हैं कब्जा कर लिया था, जिसकी वजह से आक्रमण कर दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पे एक वॉर आ गई थी। फ्रांस और इंग्लैंड इसके अगेंस्ट आ गए थे और जर्मनी के अगेंस्ट वॉर स्टार्ट हो गई थी। और वो कंट्री कौन सी थी? वो कंट्री थी पोलैंड। ठीक है, तो इसमें डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 50th क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वॉज नॉट इन्वॉल्व इन अ ट्राईपार्टाइट पैक्ट स्ट्रेंथनिंग हिटलर क्लेम टू इंटरनेशनल पावर। तो देखिए हिटलर जो था, हिटलर ने अपना क्लेम किया था इंटरनेशनल पावर के लिए, तो इसके लिए ट्राईपार्टाइट मतलब 3 कंट्रीज़ का एक पैक्ट हुआ था, जिसने कहा कि अब हिटलर जो है वो हमारी मतलब बिल्कुल स्ट्रांग पावर है, एक तरीके से इंटरनेशनल पावर क्लेम कर दिया था हिटलर को। वो कौन कौन सी कंट्रीज़ थी? तो वो मतलब इसमें पूछा गया कौन सी कंट्री नहीं थी। तो इंग्लैंड जो है वो नहीं थी, बाकी इटली ने भी कहा था, इटली ने भी ट्राईपार्टाइट पैक्ट पे साइन किया था, जर्मनी ने तो किया ही था और साथ ही साथ जापान ने भी किया था। तीनों मिलके हिटलर को क्या बना दिए थे? इंटरनेशनल पावर बना दिए थे, सिर्फ इंग्लैंड ने नहीं साइन किया था। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 पे देखते हैं क्या कहा गया। बाय द एंड ऑफ विच ईयर हिटलर वॉज एट द पिनाकल ऑफ हिज पावर। तो देखिए हिटलर के पास ऐसा भी टाइम आया जब वो बिल्कुल हाईएस्ट पीक पे था अपनी, ये समझ सकते हैं पावर बिल्कुल हाईएस्ट थी उसके पास। वो कब था? 1940 में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे, उससे पहले कुछ बातें यहाँ देख लेते हैं। हिटलर नाउ मूव टू अचीव हिज लॉन्ग टर्म एम ऑफ ईस्टर्न यूरोप। देखिए हिटलर आगे चलता है और वो ईस्टर्न यूरोप पे कैप्चर करने की कोशिश करता है। ही वांटेड टू इंश्योर फूड सप्लाईज एंड लिविंग स्पेस फॉर जर्मन्स। तो जर्मन को क्या प्रोवाइड करने की कोशिश करता है? फूड सप्लाईज और लिविंग स्पेस प्रोवाइड करता है जर्मन को। सोवियत यूनियन को उसने अटैक कर दिया 4 जून 1941 में, और ये सबसे बड़ी गलती थी, सबसे बड़ा ब्लंडर था जो हिटलर ने किया था। ठीक है, अब यहाँ पर एक और बात करनी है आपसे, ये भी समझ लीजिए। हिटलर एक्सपोज द जर्मन वेस्टर्न फ्रंट। अब हिटलर ने जो जर्मन वेस्टर्न फ्रंट था उसको कहाँ भेज दिया था? ब्रिटिश एरियल बॉम्बिंग साइट पे भेजा, और जो ईस्टर्न फ्रंट था उसको कहाँ भेज दिया था? सोवियत आर्मीज के पास भेज दिया था, मतलब यहाँ पे लड़ने के लिए भेज दिया था। और दोनों ही कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लॉस था, मतलब ये जो सोवियत वाला था ये तो बहुत बड़ा लॉस था, हालांकि ब्रिटिश में जो जर्मन की सेना थी उन लोगों ने बहुत ज़्यादा नुकसान इन लोग को पहुँचाया था। ठीक है, यहाँ पर देखिए बात करी गई, द सोवियत रेड आर्मी इन्फ्लिक्टेड अ क्रशिंग एंड ह्यूमिलिएटिंग डिफीट ऑन जर्मनी। तो देखिए जो सोवियत की आर्मी थी, मतलब जो रूस की आर्मी थी, उन लोग ने जर्मनी को हरा दिया था स्टालिनग्राड में। और इसके बाद हुआ क्या कि हराने के बाद ये इतने पे रुके नहीं थे सोवियत के लोग, सोवियत की आर्मी इतने पे रुकी नहीं थी, वो अंदर खदेड़ के ले गई। और कहाँ तक चली गई थी? बर्लिन, हार्ट ऑफ बर्लिन तक वो चली गई थी। सोवियत रूस की आर्मी जो थी, सोवियत यूएसएसआर की जो आर्मी थी वो बर्लिन तक चली गई थी, और पूरे कह सकते हैं कि जर्मनी पे कब्जा भी कर लिया था। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हिटलर का बहुत बड़ा फेलियर था, सोवियत पे कब्जा करने का, सोवियत पे अटैक करने का। 52 में देखिए क्या कहा गया। जापान वॉज एक्सपैंडिंग इट्स पावर इन द ईस्ट एंड देन दे ऑक्यूपाइड फ्रेंच इंडो चाइना एंड वॉज प्लानिंग अटैक ऑन यूएस डैश बेसिस इन दी पैसिफिक। देखिए जापान की बात करी गई है, जापान ने बहुत चीज़ों पे कब्जा कर लिया, फ्रेंच इंडो चाइना, ठीक है, पे कब्जा कर लिया था। और साथ ही साथ जापान क्या करना चाह रहा था? यूएस के नेवल बेस पे अटैक करना चाह रहा था। तो पर्ल हार्बर का आपने नाम सुना होगा, एक मूवी भी बनी थी, और इसी पे ही जापान ने क्या कर दिया था? अटैक कर दिया था। ठीक है, जिससे जापान भी बहुत मतलब ये यूएस भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। तो जापान ने अटैक किया है यूएस के नेवल बेस पे, और नेवल बेस का नाम क्या था? तो पर्ल हार्बर था, याद रखिएगा, पर्ल हार्बर था। ठीक है, नेक्स्ट, और इसी के बाद पर्ल हार्बर के बाद क्या हुआ था? हिरोशिमा और नागासाकी पे अमेरिकन ने बम गिरा दिया था, और हिरोशिमा नागासाकी है कहाँ पे? जापान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 देखते हैं। व्हेन जापान एक्सटेंडेड इट्स सपोर्ट टू हिटलर एंड बॉम्ब द यूएस बेसिस एट डैश। तो कहाँ पे बेस, किस बेस पे गिराया था? तो पर्ल हार्बर जो बेस था, यूएस का बेस था, नेवल बेस था, वहाँ पर जापान ने ये क्या हुआ था? अटैक कर दिया था। किसने? जापान ने अटैक कर दिया, बॉम्बिंग कह सकते हैं, या बॉम्बिंग ना कह के इसको ये कह सकते हैं कि एयरफोर्स जो जापान की थी उन्होंने अटैक कर दिया था यूएस नेवल बेस पे। और इसी तरीके से यूएस अब एंटर कर जाती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और यूएस एंटर करती है सेकेंड वर्ल्ड में, और यूएस ही क्या करती है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर को एंड भी करती है। तो क्वेश्चन नंबर 54 में देखिए क्या कहा गया। द वॉर एंडेड इन डैश विद द हिटलर डिफीट एंड यूएस ड्रॉपिंग ऑफ द एटम बम ऑन हिरोशिमा इन जापान। तो देखिए जब हिरोशिमा पे एटम बम गिरा है जापान पे, तो वहीं से वॉर एंड हुआ है, और वॉर एंड होने के साथ साथ जापान जो हिटलर था वो डिफीट भी हो गया, और बाद में हिटलर ने सुसाइड भी कर लिया था। आपको बताना है जो बम गिरा है जापान में, जो हिरोशिमा पे बम गिरा है, वो आपको बताना है किस ईयर में गिरा है, मतलब किस डेट पे गिरा है। तो ये आपकी जो डेट है वो क्या है? वो है मई 1945। तो इस तरीके से
ये हमारे 55 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। 55th क्वेश्चन को देखिए क्या कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी के बारे में यहाँ पर कौन सी बात गलत है ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया, डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट अबाउट पीपल इलेक्टिंग देयर रूलर्स, बिल्कुल ठीक है। इन अ डेमोक्रेसी द रूलर्स हैव टू फॉलो सम रूल्स एंड प्रोसीजर्स, बिल्कुल ठीक है। जैसे इंडिया है तो डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, उनको फॉलो किया जाएगा। दे हैव टू वर्क विद एंड विद इन इंस्टीट्यूशंस, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं डेमोक्रेसी में, जैसे इंडिया में देखा जाए पार्लियामेंट है, जुडिशरी और भी कई सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके साथ भी काम करना होता है, उनको फॉलो भी करना होता है। तो इसमें डी ऑप्शन सही है, मतलब इसमें कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, सारे के सारे क्या हैं, करेक्ट हैं। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा एक क्वेश्चन दिया गया है, कंडीशन मतलब एक टॉपिक दिया गया है, कंडीशन ऑफ पीपल ऑफ जर्मन्स आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो कंडीशन हो गई थी जर्मन की, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, लोग भूखों मर रहे थे, खाने को नहीं था, पहनने को नहीं था, रहने को नहीं था, ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब थी और लोगों को बहुत ज़्यादा इससे गुस्सा भी था ये कह सकते हैं, और बहुत ज़्यादा वो लोग दुखी भी हो गए थे, ठीक है। इकोनॉमिक क्राइसिस इतनी ज़्यादा थी कि लोगों के पास एक भी पैसा नहीं था, एक ब्रेड खाने तक का पैसा नहीं था कि वो अपना जीवन जी सकें। सोने के लिए भी उन लोगों को पैसा देना पड़ता था और खड़े होके ही सोना पड़ता था। तो ये सब चीज़ें हैं, इसको आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू वीमार रिपब्लिक। तो वीमार रिपब्लिक से यहाँ पे कुछ बातें दी गई हैं। तो वीमार रिपब्लिक में यहाँ पे आंसर जो है ऑल ऑफ दी अबव है। तो ये 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, ये वीमार रिपब्लिक के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको भी आप लोग पढ़ लेंगे। तो ये जो क्वेश्चंस थे अभी हम लोग ने जो डिस्कस किए, ये पहला पार्ट था हिटलर वाले क्वेश्चन चैप्टर का, मतलब ये कह सकते हैं राइज ऑफ नाजिज्म चैप्टर का, राइज ऑफ हिटलर चैप्टर का, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था और सेकंड पार्ट हम लोग बहुत जल्दी अपलोड कर देंगे, उसको आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और बाकी के जितने भी सेशंस हैं, जितने भी एमसीक्यूज़ हैं, उसको पहले से ही प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है, आप लोग जाके देखिए और अपना रिवीजन अच्छे से करते रहिए। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।